हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन ठाकुर आपको आपके अपने क्लास गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि फ्रेंड हमने कल इतिहास के एक टॉपिक के बारे में, जैसे हमने कल प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था, जिससे हमने प्राचीन इतिहास को स्टार्ट किया है। उसी में हमने इसको प्राचीन इतिहास को पढ़ने के लिए हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें से एक प्राक ऐतिहासिक काल था, दूसरा हमारा आध ऐतिहासिक काल जो आज करेंगे, और तीसरा हमारा इसमें बनता है ऐतिहासिक काल, जिसके बारे में हम इसके बाद चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड सबसे पहले जानते हैं कि एक बात, हाँ, और कि कल मैंने जैसे प्रागैतिहासिक कला पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उस वक्त हमें प्रागैतिहासिक वक्त में जो था कि हमें कुछ भी लिखा हुआ, जो हमें लिखित रूप में साक्ष्य नहीं मिले थे, प्रूफ नहीं मिला था। तो उसमें मैंने उदाहरण दिया था आपको, ये तो बताया तो सही था, लेकिन उदाहरण में मैंने आपको शिलालेख वगैरह का और मोहरे और सिक्कों का उदाहरण दे दिया था, जो कि नहीं था फ्रेंड, गलती से बोला सही था लेकिन लिखा गया उदाहरण में गलत, उसको आप करेक्ट कर लेना। हथियार वगैरह से हमको उस इतिहास के बारे में, प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमें पता चलता है, और उस टाइम जो खेती वगैरह हुई थी, पशुपालन वगैरह हुए थे, उससे हमें साक्ष्य मिलते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में कुछ जो हमें प्रूफ मिला। ठीक है, तो आज हमारा है टॉपिक आध ऐतिहासिक काल, जिसके बारे में कुछ हमने पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। इसी तरह आगे इसके बाद भी जो हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो पढ़ाएंगे, उसमें भी हम पॉइंट्स ऐसे नोट डाउन करेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फैक्टर्स बनेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट भी से इंपॉर्टेंट रहेगा, सब आपको बताया जाएगा, और आप एक एक चीज़ आपको सामने नोट की जाएगी। तो आपको क्या करना है कि हर एक चीज़ को भी नोट डाउन करना और सुनना है, समझना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आध ऐतिहासिक काल, जैसे आध ऐतिहासिक काल के बारे में मैंने कल बताया कि इसमें लिखे हुए साक्ष्य मिले थे, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं जा सका। जैसे कि इसमें कई भाषाएं, जैसे हम बात कर सकते हैं कि पाली भाषा, प्राकृत भाषा जो है, जो नहीं पढ़ा जा सका, तो वो सब मिला था लिखा हुआ, तो जिसे हम पढ़ नहीं पाए। लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण आता है, सिंधु घाटी सभ्यता आती है, जो उदाहरण के रूप में हम इसको ले सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, इसको सिंधु घाटी क्यों बोला जाता था? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे, हमें इसको नोट डाउन कीजिए, सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता हमें मिली थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता इसको बोला जाता है। और इसमें सबसे पहले जो खुदाई हुई थी, हड़प्पा जगह जो था, पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ खुदाई की गई सबसे पहले, तो इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाने लगा। तो ये तो आपको एक बहुत ही शानदार मिल गया है फैक्ट्स, जो कि सिंधु नदी किनारे मिला, और ये इसका नाम पड़ा। और हड़प्पा इसके लिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले यहाँ खुदाई हुई थी। जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो फैलाव है, कितने दूरी में फैला हुआ है, तो ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के में फैला हुआ है। ये आप समझ लें, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये सिंधु सभ्यता। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है जानकारी। इसकी जानकारी किसने दी थी कि यहाँ पर सिंधु सभ्यता या कोई ऐसी सभ्यता पाई गई है? तो ये चार्ल्स मैसन थे, जिन्होंने इस सभ्यता की सबसे प्रथम जानकारी इन्होंने दी थी, जिसका बाद में सर्वेक्षण जो जांच करने जेम्स कनिंघम ने किया था। और इस सभ्यता का जो नामकरण जो था, वो जॉन मार्शल ने इसका नामकरण किया, जिसे आपको सभी को इतने अच्छे से याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें से आपको इनका नाम, जो खुदाई की थी दयाराम साहनी ने 1921 में, दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी। इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है बहुत से एग्जामों में, एसएससी के, स्पेशली एसएससी के एग्ज़ाम में जो भी सभ्यता हम करेंगे, और उसके जो हमको स्थल मिले थे, जिनकी खुदाई करने के बाद से हमें जो साक्ष्य मिले थे, उनके खुदाई के जो कि किसने खुदाई किया था उस टाइम, उसका नाम पूछ लिया जाता है। तो खुदाई दयाराम साहनी ने की थी 1921 में हड़प्पा सभ्यता की, आप कह सकते हैं। इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार है त्रिभुजाकार आकार में था। ठीक है, तो ये सभ्यता जो है चारों दिशाओं में फैली हुई थी, नॉर्थ में, ईस्ट में, यानी कैसा था, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और आपका पश्चिम में फैला हुआ था। तो एक एक करके सभी जो चारों दिशाओं में फैले हुए स्थल थे, उनके बारे में हम जान लेंगे, या कौन कौन से नदी में, वहाँ किस किस नदी किनारे ये पाया गया था भी जान लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं क्या है। जो सबसे पहले पश्चिम में पाया गया था सभ्यता जो थी, वो सुतका गेंडोर स्थल है, एक जगह है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर जो है, ये पाकिस्तान में जगह है, जो दाश्क नदी के किनारे है। सुतका गेंडोर दाश्क नदी के किनारे पाया गया, मिला गया, इसको मतलब खोज की गई, जो कि पश्चिम में है,
उत्तर में आप जाइएगा मांडा। मांडा जो है अभी पाकिस्तान में पड़ता है, तो ये चिनाब नदी के किनारे है। और हमारे पूरब में जाइएगा तो आलमगीरपुर है हिंडन नदी के किनारे, जो कि उत्तर प्रदेश भारत में इसका मिला था। दैमाबाद जो प्रवरा नदी के किनारे है, ये महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है, यानी है तो गुजरात में पाया गया, लेकिन ये महाराष्ट्र के साथ हमारा जो महाराष्ट्र है उसके साथ बॉर्डर बनाता है। तो ये प्रवरा नदी के किनारे ये मिला। तो आप कहेंगे फ्रेंड कि ये चारों दिशाओं में फैला हुआ था, इसका आकार त्रिभुजाकार कैसे हो गया? तो आप एग्जाम्पल के समझ सकते हैं। जैसे ये जो ये आलमगीरपुर है, ये ज़्यादा मतलब कह सकते हैं ज़्यादा पूर्व में नहीं है, तो पूरब में ज़्यादा ना होने की वजह से इसको हम नहीं पूरब मतलब चौथा आकार नहीं गिन पाते हैं। इसको तीन ही मतलब इसकी भुजाएं हम गिन पाते हैं, इस कारण से इसको त्रिभुजाकार कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये पाकिस्तान का ऐसे नक्शा है, तो मतलब एग्जैक्ट नक्शा मुझे नहीं आता है पाकिस्तान बना, बाद में ये हमारा भारत का बाउंड्री हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर जो हमारा सुतका गेंडोर जात था ये दास के नदी किनारे यहाँ मिला, उसके बाद ये मांडा जो था यहाँ मिला, ठीक है। तो उसके बाद आपको पता है कि ये भारत हो जाएगा। तब भारत के यहाँ साइड में क्या आ जाएगा आपका, हमारा आ गया ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया उत्तर प्रदेश का जो आलमगीरपुर। इधर ही इसके बगल में ही इधर नीचे जाइएगा तो आप ध्यान से नक्शा देखेंगे तो महाराष्ट्र का जो बॉर्डर होगा, तो इधर नीचे इस साइड में घसक के इधर आइएगा तो हल्का सा इधर इस साइड में आ जाएगा महाराष्ट्र का बॉर्डर, ठीक है। तो जिस वजह से ये आपका आकार ऐसे बना दिया गया, ठीक है। यानी ये ज़्यादा पूरा मना होने की वजह से इसको हम लोग जो आकार देते हैं, शेप दिया जाता है, तो इसको नहीं काउंट किया जाता है आलमगीरपुर का। तो इस कारण से त्रिभुजाकार कहा जाता है। ज़्यादातर ये पूरा का पूरा स्थल त्रिभुजाकार आकार में फैला हुआ है, इसलिए त्रिभुजाकार में ही कहा जाता है। आलमगीरपुर एक आपका एक्सेप्शन में आ जाता है, जो कि अलग से है थोड़ा, ठीक है। तो ये ऐसे दिशा चार हो गई, ठीक है। तो इसके त्रिभुजाकार आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो फ्रेंड क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो आप बात करें, जो हड़प्पा सभ्यता थी, आपको पता चला सिंधु सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता हमारी है, ये इससे सबसे पहले खुदाई हुई थी हड़प्पा सभ्यता की, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता एक मतलब पुराने वक्त में जो अब आद्य ऐतिहासिक काल में फैली हुई जो हमारी सभ्यताएं थी, उसमें प्रमुख पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे विश्व में जो 4 से 5 प्रमुख सभ्यताएं थी, उनमें से एक महत्वपूर्ण सभ्यता जो हमारी ये प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें से मेसोपोटामिया की सभ्यता आ जाती है, आपकी इजिप्ट की, जिसमें आप मिस्र की सभ्यता कह सकते हैं, वो भी आ जाता है। आपका चीन की सभ्यता आ जाती है, और आपकी इटली की सभ्यता भी आ जाती है। तो उस और आपका ये एक हमारा ये आ जाता है सिंधु सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता आ जाती है। तो इसके बारे में चलते हैं, जो कौन कौन से प्रमुख स्थल मिले थे, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, चंद्रहद्रो, ये सभी हम इसके बारे में एक करके पढ़ लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। तो चलिए अब सिंधु सभ्यता के एक एक स्थल के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है हड़प्पा सभ्यता। जैसे कि मैंने अभी हड़प्पा सभ्यता को बारे में बताया था कि इसे 1921 में खुदाई की गई थी, जिसकी खुदाई सबसे पहले दयाराम साहनी ने की थी, जो कि रावी, जो हड़प्पा सभ्यता हमें रावी नदी के तट पर मिला था। और ये हड़प्पा सभ्यता जो पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िला है वहाँ पर मिला है, ठीक है। और प्रमुख स्थल जो इसके है, जो प्रमुख वस्तुएं या कह सकते हैं प्रमुख यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली हैं, उसमें सबसे पहले आता है कुम्हार की चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लक्कड़ का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, हाथी की कपाल और स्वास्तिक चिन्ह, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एक पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से बात करें तो। क्योंकि देखिए इसमें आपने देखा होगा कि SSC वगैरह या PCS वगैरह में बहुत से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताइए कि कुम्हार का चाक हमें सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ था। तो हम बोल सकते हैं कि हमें हड़प्पा सभ्यता में ये हमको मिला, हड़प्पा की खुदाई करने पे मिली थी। लकड़ी की ओखली कहाँ से मिली थी, तो हड़प्पा की खुदाई से ही मिली है। तो एक एक पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लें, अच्छे से लिख लें। जैसे कि फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, कुम्हार के आपको याद करने का बहुत सा आसान तरीका बता दूँ तो जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ कॉमन चीज़ दिखाई देगा इसमें, कुम्हार की चाक।
ठीक है। जो कुम्हार चाक का मतलब क्या होता है, जिसमें कुम्हार किसी कोई चीज़ होता है जैसे घूमता पहिया होता है, उस पर रखकर मिट्टी के बर्तन बनाता है, घुमा घुमा कर, उसको चाक बोला जाता है। तो ये कुम्हार की चाक हो गया। और दूसरा आप अन्नागार देख सकते हैं, श्रमिक आवास। उस टाइम आप जानते हैं कि श्रमिक आवास जो था, ये सब भी जो रहने वाले थे मिट्टी वगैरह के ही बने होते थे। मातृ देवी की मूर्ति मिली, लकड़ी की ओखली मिली। देखिए एक कॉमन चीज़ में क्या है, लकड़, यहाँ पर लकड़ी। और आपको बता दूं मैं एक, जैसे कि कब्रिस्तान ताबूत की बात करते हैं, जो ताबूत हमको पता ताबूत क्या होता है। ताबूत होता है जिसमें हम किसी को आप देखे होंगे कि जैसे क्रिश्चियन लोग होते हैं तो उनके जो कोई आदमी कोई किसी की डेथ हो जाती है, कोई मरने के बाद उसको एक डब्बा, जो डब्बा जैसा होता है, इसमें वो रख के लाश को ले जाते हैं और फिर दफनाते हैं, तो उसको ताबूत बोला जाता है। तो ताबूत लकड़ का बना हुआ है, तो ये ताबूत कहाँ जाएगा, कब्रिस्तान में जाएगा। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं जो कब्रिस्तान था RH-37, तो ये कब्रिस्तान भी हमें हड़प्पा सभ्यता मिला। हाथी का कपाल, हाथी का कपाल जो हाथी की खोपड़ी की बात कर जा रही है, और स्वास्तिक चिन्ह। देखिए इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले देखिए अन्नागार, यहाँ पॉइंट्स ये उठाइए, अन्नागार जहाँ पर अन्न होगा, अन्न की खेती। अन्नागार मतलब होता है अन्न का भंडार, जहाँ पर हम हमारे जो अन्न है, जो था अनाज वगैरह जो था, जहाँ पर हम स्टोर करते थे, तो अन्नागार उसको ये बोला जाता था उस वक्त में, ठीक है। तो अनाज का जहाँ स्टोर होता था, तो आप समझते हैं कि अगर अनाज की बहुत ज़्यादा पैदावार भी वहाँ हो रही होगी, उसको रखने के लिए बर्तन की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। तो बर्तन की आवश्यकता कहाँ से पूरी होगी, तो कुम्हार जो अपने चाक का इस्तेमाल करे, कुम्हार क्या करेगा, चाक से ही बर्तन का बहुत सारा उत्पादन करेगा और उसको बनाएगा। तो ये आप याद कर सकते हैं, अन्नागार की वजह से आपको कुम्हार की चाक किया। फिर आप जगह बर्तन बन गए, तो आपको पता है कि अगर बर्तन, बहुत सारे बर्तन बनाने होंगे तो बहुत सारे लेबर की यानी श्रमिक की आवश्यकता पड़ेगी, या खेती करनी है, अनाज पैदावार हो रही है, अगर बहुत ज़्यादा अनाज पैदावार हो रहा है तो श्रमिक भी बहुत ज़्यादा हमको उस वक्त में चाहिए होंगे। तो यहाँ पर श्रमिक की बात हो गई। तो अगर पता है कि अगर कई बार होता है कि आप देखते होंगे कि सूखा अकाल पड़ जाता है, या कई बार बाढ़ वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाए, सूखा पड़ जाए तो खेती अच्छे से नहीं हो पाती, बाढ़ आ जाए तो खेती अच्छे से नहीं हो पाती है। तो उस टाइम ये देवी देवताओं के बहुत ज़्यादा मतलब प्रकोप से के बचने के लिए अलग अलग देवियों की पूजा की जाती करते थे उस वक्त में लोग। तो आप कह सकते हैं कि मातृ देवी यानी मातृ देवी की मूर्ति वगैरह भी जो है हड़प्पा से ही मिली थी। चलो आ जाइए, अगर अनाज होगा तो आप देखिए आज के वक्त में आप देखते हैं कि आपके पास अगर गेहूँ है, तो गेहूं का आटा बनाना है, तो आटा आप क्या करते हैं, चक्की में ले जाते हैं, चक्की में जाकर वो आटा को पिसवाते हैं, तो आपका आटा तैयार होता है गेहूं से। लेकिन पुराने वक्त में चक्की तो हुआ नहीं करती थी, तो वहाँ पर ओखली होता था या जाता होता है, गांव वगैरह में जाता, जहाँ पर आप डालेंगे, उसमें गेहूं डालेंगे एक मुट्ठी भर भर के, फिर उसको चलाया जाता है, जिसको हम कोल्हू का भी बैल भी बोल सकते हैं, जो बैल वगैरह भी घुमाते हैं उस जाता को, तो हाथ से भी घुमाने वाला होता है। तो वहाँ से वे आटा का तैयार करते थे। तो लकड़ी की ओखली वगैरह में आप कह सकते हैं अनाज वगैरह डाल के उसको अनाज को साफ़ किया जाता था, ऐसे कह सकते हैं। तो आप एक अन्नागार से आप 3-4 चीज़ें, सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। देखिए सबसे पहले अन्नागार हो गया। अन्नागार यानी अनाज बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा था। अनाज उत्पादन होगा तो आपको श्रम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो श्रमिक आवास आपको मतलब श्रम मिल जाएंगे, तो श्रमिक की आवश्यकता होगी, श्रमिक से श्रमिक आवास बन जाएगा। उसके बाद सभी अनाज को रखने के लिए बर्तन की आवश्यकता पड़ेगी, खाने वगैरह के लिए आवश्यकता पड़ेगी। तो कौन तैयार करेगा, कुम्हार अपनी चाक से तैयार करेगा, ठीक है। तो उस टाइम जो भी आपका अनाज जब तैयार होगा तो उसको आटा बनाना है अनाज से, या कोई भी जो भी दाल को अलग करना है, बनाना है, तो लकड़ी की ओखली की आवश्यकता पड़ती थी, तो लकड़ी की ओखली हो जाएगी। बाढ़ हो गया, सूखा पड़ गया, इस सब से बचने के लिए देवी देवता की पूजा की जाती थी, इसमें से मातृ देव की मूर्ति आप याद कर सकते हैं। तब अगर आप लकड़ी की उस टाइम अगर इंसान थे तो मरेंगे भी, अब मरेंगे तो कहाँ, कब्रिस्तान वगैरह में दफनाया जाएगा, तो कब्रिस्तान का भी प्रूफ मिलता है। तो ये हो गया। और कब्रिस्तान में लाश को ले जाने से पहले उसको एक ताबूत में बंद किया जाता था, तो ताबूत में बंद करेंगे तब लेके जाएंगे, तो ताबूत आ गया, उसके बाद कब्रिस्तान आ जाएगा, ठीक है। उस वक्त में क्या था कि अगर माता की पूजा कर रहे हैं तो आपको देखे होंगे अपने स्वास्तिक चिन्ह कैसे होता है। स्वास्तिक चिन्ह को आप जानते होंगे, ऐसे होता है, नहीं ऐसे नहीं, ये गलत हो गया शायद, ऐसे होता है ना, स्वास्तिक चिन्ह इस टाइप का शेप में होता है। तो आप कर सकते हैं कि ये जो था, अगर मातृ देवी हो रही तो माता होंगी उस टाइम,
पूजा हो रही है तो स्वास्तिक चिन्ह भी की आवश्यकता पड़ती होगी, तो स्वास्तिक चिन्ह भी इसमें आप याद कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये एक अच्छा सा ट्रिक मिला, ट्रिक मतलब एक याद करने का तरीका मिला, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एक देखिए आसानी से याद हो, मैं गिनवा सकता हूँ। जैसे कि अन्नागार हो गया, अनाज से अन्नागार आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो अनाज को स्टोर करेंगे तो कहाँ स्टोर करेंगे, अन्नागार में करेंगे तो अन्नागार हो गया। अगर अनाज की बहुत ज़्यादा पैदावार करनी है तो आपको श्रम की आवश्यकता पड़ेगी, श्रमिक लोग कहाँ रहेंगे, अपने आवास में रहेंगे तो श्रमिक आवास हो जाएगा। फिर उन्हीं अनाज को आप किसी बर्तन में रखेंगे तो बहुत सारे बर्तन की आवश्यकता पड़ेगी, तो बर्तन कैसे बनेंगे, कुम्हार की चाक से बनेंगे, तो कुम्हार की चाक आ गया इसमें। फिर उसी अनाज से आपको उसी जो आपको अनाज की पैदावार की, उसके बाद आपको खाने में मतलब सीधा तो आप गेहूँ लाएंगे, गेहूँ तो खा नहीं सकते हैं, तो उसको आप आटा बनाएंगे। तो आटा वगैरह की कहाँ जाएगा, तो लकड़ी की ओखली वगैरह में आप डाल के उसको छाँटेंगे, मतलब उसको साफ़ करेंगे। फिर उसके बाद आप जहाँ जाता वगैरह में डाल के बनाया जाता, तो लकड़ी की ओखली की आवश्यकता पड़ेगी, तो लकड़ी की ओखली हो जाएगी। अगर किसी टाइम बहुत ज़्यादा बाढ़ हो जाए, सूखा पड़ जाए, तो फसलें नहीं हो पाती हैं, तो उसके देवी देवता के लोग प्रकोप से पूजा पाठ करने पर ध्यान देते हैं, तो देवी की मूर्ति भी आ गई है, जैसे माता देवी की मूर्ति भी आ गई, इसमें शामिल हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं तो सभी लोग तो अमर होंगे नहीं, कोई अमर होने के लिए तो आया भी नहीं है, तो लोग मरेंगे तो उनको उस टाइम में ताबूत में बंद किया जाता था। ताबूत के तो कह सकते हैं कि लकड़ी की ताबूत भी उसमें मिल गई हमें हड़प्पा सभ्यता में। फिर उसको ले जाकर कहीं ना कहीं दफनाया जाएगा ताबूत को। तो RH37 हमारा, RH37 हमारा कब्रिस्तान भी आ गया। और उसके बाद बात करें पूजा पाठ हो रहा था, स्वास्तिक चिन्ह की आवश्यकता पड़ेगी, स्वास्तिक चिन्ह भी हमारा आ जाएगा। और इसमें हाथी का कपाल भी आ जाएगा। हाथी का कपाल आप एक्स्ट्रा सा अलग से याद कर सकते हैं अगर इस ट्रिक से नहीं ये शामिल हो पा रहा है तो। अब आ जाइए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है 1922 में इसकी खोज हुई थी, जिसकी खुदाई राखलदास बनर्जी ने की थी। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की 1922 में खोज की थी। ये पाकिस्तान के एक ज़िला है, लरकाना ज़िला, वहाँ पर इसकी खुदाई की गई थी। तो ये क्या है, तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो है मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता में बहुत से स्थल है, जैसे एक एक करके सभी पढ़ेंगे, लोथल, रंगपुर हो गया, उसी में चंद्रहुद्रो आ गया, सभी बहुत सारे हैं। तो सभी स्थलों में सबसे बड़ा जो स्थल हमारा था मोहनजोदड़ो था, जो कि राखलदास बनर्जी के ने इसकी खुदाई की थी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर हो गया। इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। क्यों? मोहनजोदड़ो जो शब्द है, इसका मतलब होता है मृतकों का टीला, इसलिए इसको हम मृतकों का टीला कहा जाता है। ये एग्जाम में भी आया था, ये शायद आपका PCS के एग्ज़ाम में ही था कि बताइए कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है। तो ये आपका मृतकों का टीला भी इसको कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सी लाशें भी मिली थी, बहुत से कंकाल वगैरह मिली थे, ठीक है। लाशें तो पॉसिबल नहीं है मिलना, क्योंकि गलत सर इतनी पुरानी सभ्यता है जो अभी खुदाई करने पर मिलेगा। मान ली 1922 में खुदाई हुई थी, तो बहुत पुरानी सभ्यता है, तो इस सभ्यता के लाशें थोड़ी मिलेंगी, वो तो आपकी क्या बोलते हैं कंकाल वगैरह ही मिलेंगे। तो बहुत सारा कंकाल एक ही जगह पर मिला था, इसलिए इसको टीला बोला गया, मृतकों का टीला भी कहा गया, ठीक है। अब आ जाइए इसमें क्या क्या मिल रहे हैं। जो तो इसमें मिला है पुरोहित आवास। देखिए जैसे इस प्रकार की वस्तुएं मिली थी, इसमें भी कुछ वस्तुएं मिली हैं जो कि आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी मैं याद कराऊंगा जिस तरह इसको आपको याद करवाया हूँ, ठीक है। सबसे पहले आता है पुरोहित आवास, फिर आता है विशाल सनागार, इसमें भी अन्नागार आता है। आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि इसका जो अन्नागार था पूरे सिंधु सभ्यता का, पूरे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मोहनजोदड़ो, ना कि हड़प्पा सभ्यता, ना कि जो अन्य स्थल थे उसमें, पूरे सिंधु सभ्यता यानी जितने भी स्थल मिले थे सब में, सभी की बात कर रहा हूँ, सभी में सबसे बड़ा जो अगर कोई स्थान है या सबसे बड़ा अगर कोई बिल्डिंग की बात करें तो आप कह सकते हैं अन्नागार। इसमें जो अन्नागार था सबसे बड़ा, मतलब तो इस तरह आप कह सकते हैं कि जो अन्नागार था इसमें मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो में तो था ही, लेकिन इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े जितने भी शहर मिले सभी में मोहनजोदड़ो जो अन्नागार था ये सबसे बड़ा भवन के रूप में या बिल्डिंग के रूप में इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद घर में कुआं मिला, फिर सूती वस्त्र मिले, चौड़ी सड़कें मिली। इसकी जो मोहनजोदड़ो की चौड़ी सड़कें थी ये एक ग्रिड के फॉर्म में थी। ग्रिड का फॉर्म का मतलब होता है ऐसे एक प्रॉपर वे में इसको अरेंज किया हुआ था, जैसे हर एक जाने के लिए चौराहा टाइप में था। अगर ये सड़क आ रही है तो ये चौराहा एक मिल रहा है, इधर जा रहा है, फिर इसको भी जाने के लिए इस टाइप, फिर इधर, मतलब ऐसे करते करते मतलब एक तरह चौराहा की टाइप में एक बहुत प्रॉपरली मैनर में कह सकते हैं कि अच्छे से व्यवस्थित सड़कें थी। और इसकी हम कह सकते हैं कि सब और चौड़ी सड़कें थी, जो मोहनजोदड़ो की सड़कें थी चौड़ी सड़कें थी। पशुपति शिव की मूर्ति मिली,
ठीक है। पशुपति शिव की मूर्ति मिली, सभागार मिला, कांसे की नृत्यिका, कांसे की नृत्यिका मतलब होता है कि ब्रोंज का एक मूर्ति टाइप में नाचते हुए एक नृत्यिका की मूर्ति मिली कह सकते हैं आप। तांबे के बहुत सारे ढेर मिले थे। तो अब इसको कैसे याद करना है, सबसे पहले अगर बात देखिए तो आपको ये दो चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल या सबसे बड़ा शहर जो है मोहनजोदड़ो है, और उसके बाद इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो चलिए इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या था, पुरोहित आवास। आप पुरोहित से ले लीजिए, पुरोहित यानी पंडित, इससे आपको याद करने में ईजी हो जाएगा। देखिए पुरोहित आता है, सबसे पहले क्या होता है, पुरोहित होता है। पुरोहित क्या करता है आपको पता है, जो पंडित लोग हैं पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देते हैं। पूजा पाठ ये नहाए या मतलब शुद्धि किए बगैर, या शुद्धि मतलब नहाए बगैर नहीं करते हैं। तो पुरोहित सबसे पहले नहाने जाएगा। कहाँ जाएगा नहाने के लिए, स्नानागार में जाएगा। स्नानागार में गया, स्नानागार के बाद वो आपके बाद अपना खाना देखिए, पुरोहित है, पूजा पाठ है, पंडित है, तो पूजा पाठ किए बगैर मतलब पूजा पाठ कह रहे हैं मतलब नहाए बगैर तो पूजा पाठ करेगा ही, नहाएगा। नहाने के बाद पेट पूजा तो करेगा ही। तो क्या हुआ, पुरोहित सबसे पहले क्या करता है, नहाता है, उसके बाद फिर अन्नागार में जाता है, खाना खाने के लिए खाना खाया। उसके बाद घर में जो कुआं है वहाँ से पानी पीता है। खाना खाएगा तो प्यासे तो रहेगा नहीं, पानी भी पिएगा, वहाँ से पानी पीता है। फिर उसके बाद ये वस्त्र धारण करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो पुरोहित था कि बिना क्या बोलते हैं कि बिना स्नान करने के बाद कपड़े पहन के नहीं रहता है मतलब कहना मतलब है कि प्रॉपरली बहुत सारे कपड़े नहीं पहनता है, अच्छे से कपड़े पहने बाहर भी जाएगा ना आगे। तो क्या हुआ, घर में से कुआं होगा, फिर सूती वस्त्र पहने। सूती वस्त्र ही उस वक्त में क्या था कि देखिए जो सूती ही वस्त्र ज़्यादा लोग पहनते थे, तो सूती वस्त्र पहनता है। उसके बाद क्या हुआ कि अब खाना पीना भी खा लिया, पानी भी पी लिया, कपड़े भी पहन लिए। तो घर में कपड़े पहने तो घर में तो बैठेगा नहीं टिक के। तो क्या होगा, उसके लिए बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलने के लिए कहाँ जाएगा, सड़क से होकर जाएगा। तो चौड़ी सड़कें हैं, तो वहाँ पर चौड़ी सड़कें बनी हुई, अच्छी सड़कें बनी है, तो उसको पकड़ के आगे जाएगा। तो आगे जाएगा तो कहाँ जाएगा, वो पशुपति शिव मंदिर है, तो वहाँ पर उसको वहाँ पशुपति शिव मंदिर में जाता है। वहाँ पर पूजा पाठ अपना करेगा, जो भी अपना कार्यक्रम होगा। पुरोहित है तो उनका काम धाम तो पूजा पाठ करना था उस वक्त। तो ये वहाँ तो जाएगा, अपना जो भी कार्यक्रम है करेगा वहाँ। फिर उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद अपनी महफिल जमाएगा। महफिल जमाएगा मीन्स होता है कि अपने दोस्त वगैरह को बुलाएगा। सभी उसको दोस्त लोग कहाँ आएंगे, सभागार में आएंगे। सभागार जहाँ पर ये अपने दोस्तों के साथ बैठेगा। और दोस्तों के साथ बैठने के बाद उसके बाद नृत्यिका का नृत्य देखेगा, यानी डांस देखेगा, नृत्य देखेगा वहाँ, जहाँ से आप कह सकते हैं कि कांसे की नृत्यिका मिली। उसके बाद फिर बहुत सारे उस वक्त आज के टाइम में जैसे सिक्के चलते हैं, कॉइन चलते हैं हमारे आयरन वगैरह के, लोहा के, तो उस वक्त में तांबे के कॉइन चलते थे। तो मंदिर वगैरह में कह दें या लोग एक दूसरे को देने के लिए तांबे के सिक्के की बात कर सकते हैं। देखिए मैं इसके मतलब नहीं तांबे के सिक्के ही मिले, तांबे का ढेर मिला, इसका मतलब तांबे के सिक्का की बात नहीं हो रहा है। ये याद करने के लिए बता रहा हूँ कि एक दूसरे को लेने देने तांबे का उपयोग किया करते थे। तो तांबे के बहुत सारे ढेर वहाँ पर आपको मिले, इस तरह आप याद कर सकते हैं। तो इसको भी ईजी हो गया याद करना। फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ। देखिए पुरोहित आवास मिला। जो पुरोहित आवास मिला तो पुरोहित वहाँ से क्या करता है, स्नान करता है सबसे पहले। फिर उसके बाद क्या हुआ, स्नानागार मिला। स्नानागार करने के बाद फिर खाना खाएगा, तो अन्नागार में जाएगा। तो अन्नागार खाने के बाद वहाँ अन्नागार में खाना खाने के बाद पानी तो पिएगा। तो घर में कुआं मिला, ठीक है। कुआं से बाद वो सूती कपड़े धारण करेगा, पहन के तभी ना बाहर जाएगा। तो सूती कपड़े पहनेगा, सूती कपड़े पहन लिया तो घर में तो रहेगा नहीं, बाहर जाएगा। बाहर जाने के लिए चौड़ी सड़कें पकड़ेगा, चौड़ी सड़कें से होकर जाएगा। चौड़ी सड़कें से होकर जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं जाएगा ही। तो उसकी मंजिल क्या होगी, पुरोहित की तो मंदिर होगी। तो मंदिर में किसकी पूजा करेगा, तो पशुपति शिव की पूजा करेगा। वहाँ से पूजा करने के बाद अपने महफिल जमाएगा, अपने दोस्त सब आएंगे, उसको मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, सभागार बना हुआ है, सभागार में बैठ के मिलेंगे। सभागार में मिलेंगे तो बैठने के बाद हंसी टिठोली करने के बाद कुछ तो प्रोग्राम देखेंगे ना। तो कुछ प्रोग्राम देखने के लिए क्या होगी, तो नृत्य देखेंगे। तो कांसे की नृत्यिका मिली वहाँ पे। तो नृत्यिका देखने के बाद क्या हुआ, तो उसको पैसे वगैरह जैसे आज देखते होंगे, यहाँ भी शादी ब्याह होता है। जब शादी ब्याह होता है तो लोग दूसरे पैसे लुटाते हैं डीजे वगैरह पर। तो उसी तरह नृत्यिका पर सिक्के लुटाए गए होंगे। आप अनुमान लगा सकते हैं, ऐसे आप सोच सकते हैं याद करने के लिए। कहानी बना रहा हूँ, जनरेट कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, सिक्के भी मिले वहाँ पर। तो क्या सिक्के चलाए गए तांबे के। तो क्या हुआ, तांबे का बहुत सारा ढेर मिला। तो इस प्रकार आप एक कहानी को
बना कर भी याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये आपको अच्छे से मुझे लग रहा है कि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो को अच्छे से आपने याद कर लिया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद जो जो हमारे स्थल थे उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड आपने ये पढ़ लिया है सिंधु सभ्यता के बारे में। तो सिंधु सभ्यता में जो जो हमारे थे हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता, इसके दोनों के बारे में पढ़ा। बाकी जो हमारे बाकी बच गए स्थल जैसे चंद्रहोदड़ो, लोथल हो गया, बनवाली हो गया, रंगपुर हो गया, इन सभी जो बाकी बच गए हैं इनको कल हम वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद 2-4 जो सभ्यताएँ मिली थी जैसे मेसोपोटामिया का, हमारे मिस्र का और चीन के बारे में भी थोड़ा था, और इटली का, रोम की सभ्यता जिसको बोलते हैं हम, तो उसके बारे में भी थोड़ा हम जिक्र कर लेंगे। तो फिर उसके बाद हमें एक कंप्लीट कर देंगे, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर रोकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।